हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस अकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो कि 8 to 14 मई 2022 के हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरली मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये स्पेसिफिकली एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और एचपी एलाइड और एचपी सब इंस्पेक्टर और एचपी एनटी जो भी हिमाचल के एग्जाम्स उन सभी के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूज़ करके ये करंट अफेयर्स बनाए गए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो करंट अफेयर के। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप के लिए करंट अफेयर जो हैं वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले करंट अफेयर की ओर। ड्रग फ्री जोन। देखिए, मणिपुर की एक ट्राइब का नाम है पौमाई ट्राइब। देखो, मणिपुर जो है इसका जो कैपिटल है दैट इज़ इम्फाल। आपको ये नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स में से एक है। पौमाई ट्राइब जो है इन्होंने डिक्लेयर किया है कि पौमाई इनहेबिटेड एरिया विल बी ए ड्रग फ्री जोन। ड्रग फ्री जोन इसको डिक्लेयर किया है इन्होंने, इनहेबिटेड एरिया जो है, सपोर्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट वॉर ऑन ड्रग कैंपेन। वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है कि जो स्टेट है उसको एक तरीके से ड्रग फ्री जोन में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे ड्रग को बिल्कुल ही ख़त्म करना है। तो पौमाई नागा ट्राइब जो है ये जो है इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है कि ये क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन को टॉलरेट नहीं करेंगे और जो पूपी प्लांटेशन जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं उनको भी ख़त्म करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने इनके इस इनिशिएटिव को वेलकम किया है। तो आपके यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं कि वन इज़ पौमाई ट्राइब कहाँ पे और ड्रग फ्री जोन जो है वो कौन से ट्राइबल एरियाज़ ने डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है आपका शैली ऐप। देखो, शैली ऐप ये अभी केरला गवर्नमेंट ने अभी ये लॉन्च की है। एंड्रॉयड ऐप है शैली ऐप, जिसमें डायग्नोजिंग और कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिजीज अमंग द पीपल इन द स्टेट ऑफ केरला। ये डायग्नोज करेंगे कि अभी जो डेली जो लाइफस्टाइल जो हमारे चेंज हो रहे हैं। देखो, हमारे खाने के हैबिट चेंज हो रही है, हमारे रहने का हैबिट चेंज हो रहा है। जैसे अभी आप मोस्टली लोग एसी में रहते हैं। पहले आपको पता था कि लोग गाँव में रहते थे तो उनको एसी वगैरह इतना यूज़ नहीं करते थे। फूड हैबिट्स जो है, घर का खाना ज़्यादा खाते थे, अब लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी डिजीज़ जो अभी हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो उसको एग्जामिन करना, उसको डायग्नोज कैसे किया, कंट्रोल कैसे किया जाए, उसलिए ये ऐप बनाई गई है। तो दिस ऐप इज हैज़ बीन सेटअप एज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट नव केरला कर्मा प्लान, उसके अंडर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। आशा वर्कर्स को ये काम दिया गया। आशा की फुल फॉर्म यहाँ पे एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स जो होते हैं, इनको ये टास्क किया गया है कि ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे ओवर द एज ऑफ 30 इन रेस्पेक्टिव एरिया एज एनी लाइफस्टाइल डिजीज और रिस्क फैक्टर दे मे हैव। तो किसी भी इंसान को अगर वहाँ के ओवर द एज ऑफ 30 कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ या रिस्क फैक्टर है तो उसको वो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन वो फिर आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे हायर बॉडी अगर आप सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे, सबसे बड़ा जो कोर्ट है हमारे इंडिया में, एपेक्स कोर्ट बोलते हैं इसको। आप एक तरीके से हायर जुडिशियल बॉडी भी बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपको जनरली पता है कि न्यू दिल्ली में इसकी सीट है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये आर्टिकल 124 में आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 124 में आता है ये। और इसकी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 34 है, इंक्लूडिंग द सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग। यहाँ की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 34 है। इसमें पहले इसकी स्ट्रेंथ 31 होती थी, फिर बाद में हमने इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करके 3 और बढ़ा के 34 कर दी। तो अभी इसमें 2 जजेस की कमी थी, तो अभी 2 न्यू जजेस को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। और अपॉइंट कौन करता है, हमेशा प्रेसिडेंट इसको क्या करता है, अपॉइंट करता है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो जस्टिस सुधांशु धुलिया जो कि चीफ जस्टिस थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के, और जस्टिस जमशेद बुरजोर पर्दीवाला ये जज थे हाई कोर्ट गुजरात के। तो इन दोनों जजेस को अभी क्या बनाया गया, चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो अपॉइंटमेंट होती है, मतलब जो सिलेक्शन होता है वो कलीजियम सिस्टम के द्वारा होता है। हमारे देश में जुडिशरी जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट है। एक तो इंडिपेंडेंट है और दूसरी इंटीग्रेटेड है। ये आपने ध्यान में रखना है, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड। इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी हमने यूएस से लिया था, और इंटीग्रेटेड हमारा क्या है कि हमारी जुडिशरी का जो है वो इंडिपेंडेंट तो है, इंटीग्रेटेड भी है। लाइक सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, आपने सुना होगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हमारे, उनके डिसीजन को हाई कोर्ट स्क्वैश कर सकता है, हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट स्क्वैश कर सकता है। तो हर एक कोर्ट को आज़ादी है, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है इंडिपेंडेंटली, कोई आउटर या फिर कोई पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हायर अथॉरिटी जो हायर जुडिशरी है वो उसको क्या कर सकती है, उसके डिसीजन को स्क्वैश कर सकती है। कोलिजियन सिस्टम बनाया है। जुडिशरी इटसेल्फ खुद सेलेक्ट करती है कि कौन आगे सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बनेगा। तो कोलिजियम सिस्टम में आपके एक सीजे होते हैं, जो हमारे सीजे अभी कौन है, एनवी रमन्ना जो है हमारे सीजे हैं। और उनके अदर जो कोलिजियम के मेंबर थे दैट इज जस्टिस यू यू ललित एंड एएम खनविलकार।
उसके बाद DY चंद्रचूड एंड L नागेश्वर राव, ये कोलिजियम के क्या थे, मेंबर थे। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज एनजेक बिल, ये आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि एनजेक बिल, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो है, ये कब आई थी और ये किस लिए आई थी, और इसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हटा दिया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट करंट अफेयर जो है आपका वो है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है, दैट इज 8 मई को। तो देखिए थैलेसीमिया जो है कि जो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो कि विक्टिम उनको इंकरेज किया जाता है, जिनको स्ट्रगल हो रहा है इस डिजीज से जीने में, तो उनको एक सपोर्ट दिया जाता है। थैलेसीमिया क्या है कि एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो क्रिएट नहीं होता है आपकी बॉडी में, और जिससे वजह से जो आपकी बॉडी है, जो आपके ब्लड सेल हैं वो क्या हो जाते हैं, वीकन हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस बार जो थीम है इसका, देखो थीम हमेशा याद में रखना, बी अवेयर शेयर एंड केयर वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव द थैलेसीमिया नॉलेज। तो ये आप लोग ने बिल्कुल ही ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। जब भी आपको कोई भी डे होता है तो पहले तो आपने वो जैसे बीमारी है तो बीमारी का ध्यान में रखना है, क्योंकि साइंस के सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा है कि उसकी थीम क्या है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका, देखो ये जो पर्सन है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा बारी इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्या किया है, क्लाइंब किया है। इनका नाम है कामी रीता शेरपा जो है इनका नाम है। तो इन्होंने 26 टाइम अपना ही रिकॉर्ड 25th जो इन्होंने 25 बार जो माउंटेन क्लाइंब किया था, अब इन्होंने 26 टाइम न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने का। तो इन्होंने जो क्लाइंबिंग रूट यूज़ किया है बाय कामी रीता ने, वो यूज़ किया गया, जो किसने फाइंड आउट किया था, वो एक न्यूजीलैंडर थी सर एडमंड हिलेरी, एंड नेपाल शेरपा जिनको बोला जाता है तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में जो रूट बनाया था उसी रूट के थ्रू ये माउंट एवरेस्ट को इन्होंने क्लाइंब किया है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। 886 मीटर जो है इसकी हाइट है। अगर 8.86 आप ध्यान में रखेंगे तो नेपाल और चाइना ने इसकी हाइट दोबारा नापी थी और उसकी हाइट जो है 0.86 मीटर जो है सेंटीमीटर जो है वो ज़्यादा उन्होंने बताई थी। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट आपने ध्यान में रखनी, ये नेपाल में पड़ता है और नेपाल में इसको जो है सागरमत्था कहा जाता है। ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सागरमत्था जो है वो कहाँ कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, और दूसरा इसको कि चाइना में इसको चोमोलांगमा कहते हैं, चोमोलांगमा इसको कहाँ कहते हैं, चाइना में कहते हैं। तो ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो साइड बाई साइड आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है IRCTC। देखो IRCTC भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है, देखो IRCTC ने एक, आपको फुल फॉर्म कई बच्चों को नहीं पता होता है, दैट इज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टिकटिंग कॉर्पोरेशन। इन्होंने लॉन्च की थी मेड इन भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, और ये एंड इसका जो है वो होगा नेपाल में जनकपुर में। तो ये जनरली क्या है कि लॉर्ड श्री राम की लाइफ से रिलेटेड जितनी भी जगहें हैं उन सबको एक स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर इसको क्या किया जाएगा, आपको दर्शन करवाया जाएगा, मतलब आपको हर जगह पे घुमाया जाएगा, ठीक है ना। और ये जैसे राम जानकी टेम्पल जनकपुर में, वहाँ पे इसका एंड होगा। तो भारत गौरव जो ये टूरिस्ट ट्रेन है, इसका टोटल प्रोजेक्ट जो है ये आपका 18 डे का है, ठीक है ना। ये आपको 18 डे का प्रोजेक्ट है पूरा, और ये स्टार्ट होता है अयोध्या से, जहाँ पे श्री राम जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है ना। श्री राम जन्मभूमि टेम्पल और हनुमान टेम्पल आपको मिलेगा। फिर भारत मंदिर, फिर आप जाएंगे नंदीग्राम में, नंदीग्राम जो है वो यंगर ब्रदर जो थे उनके भरत, उनसे रिलेटेड है। फिर अयोध्या से आप निकलते हुए जाएंगे बक्सर बिहार में, जहाँ पे आपको महर्षि विश्वामित्रा के हेरिटेज और राम रेखा घाट आपको वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद ट्रेन ट्रैवल करती है सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी के बाद ये जाती है सीता के बर्थ प्लेस जो है जहाँ पे हम बोलते हैं, उसके बाद कंटिन्यू ये करते हुए जाती है जनकपुर, जहाँ पे नेपाल में। तो जनकपुर कहाँ पे है, नेपाल में। तो टूरिस्ट विल स्पेंड द नाइट इन जनकपुर होटल्स एंड विजिट द फेम राम जानकी टेम्पल। आफ्टर सीतामढ़ी द ट्रेन ट्रैवल टू वाराणसी, द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो MP भी हैं। सो टूरिस्ट विजिटिंग काशी विल गो अबाउट द टेम्पल्स ऑफ वाराणसी, सीता समहित स्थल, प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, एंड एट वाराणसी प्रयाग एंड चट्टमल होटल अकोमोडेशन विल गिवन टू पीपल। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये ट्रेन जो है वो कहाँ कहाँ जाती है, और इंपॉर्टेंट प्लेसेस को भी आपने ध्यान में रखना है। रशियाज विक्ट्री डे, देखो रशिया का विक्ट्री डे जो है वो 9 मई को रशिया सेलिब्रेट करता है। और ये क्यों सेलिब्रेट करता है कि सोवियत यूनियन ने नाजी जर्मनी जो हिटलर की फौज है उनको हरा दिया था World War II में। सो इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1965 अंडर द सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेंजेविन। तो ये ओकेजनली सोवियत एरा में ये तब से मनाया जा रहा है, ठीक है ना। सो 1995 में इसकी 15th एनिवर्सरी थी, और 2008 में व्लादिमीर पुतिन मेड इट एन एनुअल इवेंट फीचरिंग मिलिट्री हार्डवेयर, ठीक है। तो ये 77th एनिवर्सरी थी 2022 में इनकी। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केट यूनियन। देखो यूनाइटेड किंगडम जो है
यूनाइटेड किंगडम ने एक लार्ज जितनी कंपनीज हैं जो टेक कंपनीज हैं जैसे फेसबुक गूगल है उनके लिए एक न्यू कंपटीशन रूल लाया गया है, और अगर वो इस रूल्स को नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर हैवी फाइन्स लगाए जाएंगे। UK's new digital market unit will have the power to put the stop to the predatory practices that are followed by some firms. So DMA क्या कर रहा है, इट ओवरसीइंग ए न्यू काइंड ऑफ रेगुलेटरी रिजाइम है ये, दैट विल बी मेड एप्लीकेबल टू द मोस्ट ऑफ द पावर डिजिटल फॉर्म्स। जो जितनी भी डिजिटल पावरफुल डिजिटल फॉर्म्स हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। तो इससे जनरली क्या होगा कि इनोवेशन बढ़ेगी और मार्केट में जो है कंपटीशन बढ़ेगा, और ये प्रोटेक्ट भी करेगा बिजनेसेस को, जो कि छोटे बिजनेसेस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा, और अनफेयर प्रैक्टिसेस जो कि मार्केट में होती है उसको भी रोकेगा। तो इसमें क्या होता है कि इट आल्सो एम्स टू गिव द यूजर्स मोर कंट्रोल देयर ऑन डाटा। तो यूजर्स के पास अपने डाटा को क्या है, वो अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इन द फ्यूचर DMA हैज अ एम टू प्रिवेंटिंग जायंट टेक फर्म सच एज मेटा फ्रॉम बिहाइंग ए स्मॉलर राइवल। जैसे क्या होता है कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अगर वो बहुत अच्छा काम कर रही है तो उसको टेक ओवर करके उसको अपने में मिला लिया। सो वो चीज़ को क्या होगा, खत्म करेंगे। और इफ इट आइडेंटिफाइज दैट द स्मॉलर फर्म पोजेसेस कंपटीशन टू द टेक जायंट। जैसे कि सपोज करो कि एक कंपनी है बड़ी है जैसे फेसबुक है, और एक छोटी कंपनी किसी ने शुरू की, और वो छोटी कंपनी क्या है वो टक्कर दे रही है फेसबुक को। तो फेसबुक क्या कर रहा है, पैसा उसके बाद जैसे व्हाट्सएप को इसने फेसबुक ने क्या कर दिया था, व्हाट्सएप को क्या कर लिया, खरीद लिया, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत अच्छा काम कर रहा था, वो टक्कर दे सकता था। तो इस तरीके की चीज़ों को रोका जाएगा आपके बाय द DMU, दैट इज डिजिटल मार्केट्स यूनिट के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये टॉपिक। साइक्लोन असनी, देखो अभी 2 साइक्लोन्स आए थे, एक साइक्लोन असनी थी, दूसरे का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2 ट्विन साइक्लोन्स इंडिया में आए थे। अभी ट्विन साइक्लोन्स इंडिया में आए थे, तो दूसरा साइक्लोन जो है वो कौन सा था ये आपने मुझे बताना है। तो साइक्लोन असनी की बात करेंगे, इट इज़ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। इंडिया में जनरली आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इन्होंने फाइंड आउट किया कि मई 9 को असनी नाम का एक जो साइक्लोन है वो इंडिया में आएगा। ये अभी इस सीज़न का सबसे पहला है, और इसका जो असली नाम है ये श्रीलंका ने रखा है। तो ये नॉर्थ वेस्ट 25 किलोमीटर स्पीड के साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अपना लैंडफॉल करेगा। तो अब जनरली आप होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर आपको मैं पूरा एक टॉपिक तो नहीं बताऊंगा, जनरली आपको मैं बता देता हूँ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो घूमते किस वजह से हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए होता है आपको, उसके लिए आपको चाहिए होता है कॉर्लिस फोर्स। ठीक है, कॉर्लिस फोर्स जो है बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, और ये फोर्स होती है जो धरती हमारी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, उसकी वजह से एक डिफ्लेक्शन फोर्स पैदा होती है, जिसकी वजह से आपकी जो मूविंग बॉडी है वो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड को डिफ्लेक्ट करती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड को डिफ्लेक्ट करती है। इसी वजह से हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स है वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, घूमते। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते। ध्यान में रखना, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड को और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड को क्या करती, मूविंग बॉडी डिफ्लेक्ट कर जाती ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके क्या है कि उनके लिए एक सरफेस टेम्परेचर होता है दैट इज 26.75, आप सी लेवल के सी पे बोल सकते हो कि जो वार्म सी सरफेस जो है वो कितना चाहिए, कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस तो चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा सी में आते हैं, ये ध्यान में रखना, और ईस्ट टू वेस्ट ये हमेशा ट्रैवल करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। दैट्स वाई वो इंडिया के क्या होंगे, इस वाले कोस्ट पे आपको हिट करते हुए दिखेंगे। तो साइंटिफिकली एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं। हाई ह्यूमिडिटी इन द लोअर टू मिडल लेवल्स ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, इनफ कॉलिस फोर्स, ये मैंने आपको बताया था, इनफ कॉलिस फोर्स। लो प्रेशर एरिया चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल फोकस ऑन डिस्टर्बेंस एंड लो वर्टिकल विंड शेयर आपको यहाँ पे चाहिए। ये कंडीशन है, ये ध्यान में रखना। कभी कभी पेपर में आपको डायरेक्टली CDS में पूछे जाता है विच वन इज नॉट द कंडीशन फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नाउ द साइक्लोन दैट विल फॉर्म आफ्टर असनी, इसके बाद जो साइक्लोन बनेगा उसका नाम रखेंगे सितरंग। इसके बाद जो साइक्लोन आएगा इंडियन ओशन में उसका नाम सितरंग होगा, और वो नाम किसने रखा है, थाईलैंड ने रखा है। तो ये ध्यान में नाम रखना है कि नाम जो है ये नाम आपने ध्यान में रखने हैं कि ये जो नाम जो दिए जा रहे हैं ये नाम किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। न्यू इलेक्टोरल मैप जो है वो अभी J&K का बनाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक यूटी है। 2019 में यूटी बनी थी जब हम आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया था हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है डिलिमिटेशन कमीशन क्या है। देखो डिलिमिटेशन कमीशन क्या है कि जब भी आप सपोज करो कि आपका कोई एक राज्य है, तो वहाँ पे आप देखते हो कि लोकसभा की अलग सीट्स होती हैं, राज्यसभा की अलग होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की अलग होती हैं, उनको हम बोलते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। सो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन किसी भी स्टेट की क्या होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स होती हैं। उसको डिसाइड कौन करता है, उसको डिसाइड करता है डिलिमिटेशन कमीशन। ये डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। बट ये हाई लेवल बॉडी जो है वो बनाता कौन है, इट इज बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ठीक है, इट इज सेटअप बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो मीन्सली इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी, मेनली इट इज़ ए स्टैच्यूटरी बॉडी अगर ये पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा है। सो यहाँ पे क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर की में इन्होंने असेंबली की सीट्स जो हैं वो बढ़ा दी हैं। तो असेंबली इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली सीट्स को बढ़ाया, जिसमें से 46 असेंबली सीट फॉर द कश्मीर रीजन को दी है और 43 जो है वो जम्मू रीजन को दी है, और ये फाइनल डिसीजन इन्होंने बताया।
तो यहाँ पे मैंने डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, ठीक है। इसमें इलेक्शन कमीशन भी जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब डिलिमिटेशन कमीशन में होगा कौन, देखो इसमें एक होगा रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसमें क्या होंगे ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इसमें होगा। तो ये डिसाइड करते हैं कि टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी देनी है, कितनी कम करनी है, कितनी ज़्यादा करनी है, ये टोटल इस पर डिपेंड होता है। तो इंडिया में जो पहला डिलिमिटेशन कमीशन था वो 1950-51 में बिठाया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जनरली इसकी जो रिपोर्ट आई थी 52 में आई थी। तो जनरली आपने ध्यान रखना है कि पहला 52 में आया, फिर 63, फिर 72, फिर 2002। देखो 2002 के बाद क्या है कि ये डिक्लेयर कर दिया गया कि 25 ईयर्स के बाद ही आपका क्या किया जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन किया जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट आपका डिलिमिटेशन कमीशन है वो 2026 में होगा, और उसमें जो हम डाटा यूज़ करेंगे वो 2021 का डाटा जो है वो हम उसमें यूज़ करेंगे, ये आपने ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट है, रिलायंस बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस द $100 बिलियन एनुअल रेवेन्यू। सो ये जस्ट एक कॉमन आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इनका तो आप जानते ही हो ये कौन है, ठीक है। मुंबई इंडियन का भी आपको पता होगा, काफ़ी मीम्स भी पढ़े होंगे आपने इनके से रिलेटेड। सो बट ही इज़ द वन ऑफ द रिचेस्ट एंड वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, और इन्होंने काफ़ी कुछ इंडिया को दिया है। तो ये इट्स ए वेरी गुड थिंग कि इंडियन कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। जन सुरक्षा स्कीम कंप्लीट 7 ईयर ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की थी 9 मई 2015 को, जिनमें से एक थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरी थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ताकि लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है नेशन का वो इकोनॉमिकली क्या हो सके, सिक्योर हो सके। और अटल पेंशन योजना जो भी है, जिससे एल्डरली पीपल को जो है वो पेंशन मिल सके, ताकि वो अपनी जीवन जो है वो अच्छे से जी सकें। सो ये तीनों की तीनों जो योजना है, इन सब का इनको हम बोलते हैं जान सुरक्षा स्कीम जो है गवर्नमेंट की, जिसमें ये तीनों इंक्लूड होते हैं। इनके अभी क्या कंप्लीट हुए हैं, 7 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। गवर्नमेंट ने अभी ये इसके ऊपर थोड़ा सा इस पर आप बोल सकते हैं कि एक भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने, और उसको आगे बढ़ाने की भी पहल रखी है। ब्रेकफास्ट स्कीम। सो ब्रेकफास्ट स्कीम जो है ये एक नया ही इनिशिएटिव आया बाय द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन। देखो पहले आपने मिड डे मील का नाम तो सुना होगा। तो मिड डे मील स्कीम जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, 1995 में स्टार्ट हुई थी। तो जिसमें क्या होता है कि जनरली मिड डे मील क्यों स्टार्ट की, कि बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं आते थे, तो गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील्स का स्कीम स्टार्ट की, ठीक है, ताकि बच्चे इसमें आए और बच्चों को अच्छा खाना भी मिले, ताकि बच्चे घर जाते थे तो घर से वापस ही नहीं आते थे। तो जनरली ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। बट अब क्या है कि इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो आपका ब्रेकफास्ट स्कीम है, इसमें क्या है कि आपको ब्रेकफास्ट तो दिया जाएगा, उसके साथ साथ मिड डे मील स्कीम भी दी जाएगी आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेट है जो दोनों चीज़ें देंगी, जिसमें क्या है कि बच्चे क्या होते थे, स्कूल आते थे, 1st to 5th स्टैंडर्ड के जो स्कूल के बच्चे थे वो मतलब स्कूल आते वक्त क्या ब्रेकफास्ट नहीं करके आ रहे, तो जिससे उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। तो ये एक तरीके से अर्बन हेल्थ सेंटर्स में इनको क्या कर दिया गया, इंक्लूड किया गया है, ताकि ब्रेकफास्ट स्कीम को अच्छे से एप्लीकेबल किया जाए इन द गवर्नमेंट स्कूल। तो इट वॉज लॉन्च्ड बेस्ड ऑन द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन दैट द गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन स्किप द ब्रेकफास्ट while going to the schools because of the distance and family situations। तो या तो दूर है या फिर फैमिली सिचुएशन की वजह से वो क्या करते थे, खाना नहीं खा के आते। तो इसलिए इट इज़ ए गुड इनिशिएटिव बाय द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट योन सुक योल, ये न्यू अब प्राइम मिनिस्टर बने, न्यू प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के। और अभी रिसेंटली जो साउथ कोरिया के साथ जो टेंशन्स चल रही हैं हमारी, वो हमारी नहीं मतलब नॉर्थ कोरिया की जो बहुत टेंशन्स चल रही हैं, उसके बीच में इनको क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि नाम क्या है इनका, और इन्होंने रिप्लेस किया है मून जे, इनको रिप्लेस किया है इन्होंने। नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया था, इन 2007 इसको स्टार्ट किया था। और इसमें क्या किया है कि जो गर्ल है उनको, जो गर्ल चाइल्ड है उनको हायर एजुकेशन दिया जाएगा और वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, इसके लिए उनको ये इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया था, ये स्कीम स्टार्ट किया। तो ये गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। और लाडली लक्ष्मी स्कीम जो है ये एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, और जो कि बच्चे के पैदा होने से, गर्ल चाइल्ड के पैदा होने से लेके उनकी मैरिज तक के इंस्टॉलमेंट के तौर पे उनको दिया जाता है। तो फैमिली ऑफ द गर्ल चाइल्ड शुड बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये इसकी एक कंडीशन है। और फैमिली शुड कम अंडर द बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये भी इसकी एक कंडीशन है। एंड शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर, वो एक इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, मतलब 5 लाख से नीचे ही आप कह सकते हैं कि उनकी इनकम जो है वो सालाना इनकम होनी चाहिए। और ये कम से कम 2 डॉटर्स तक आप रजिस्टर्ड क्या है कर सकते हैं इस स्कीम के लिए। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को हर साल ये एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। एंड एवरीवेयर ऑन दिस ऑफिशियल पे ऑनर टू द इंडियन साइंटिस्ट। अब मैं आपको जनरली बताता हूँ कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो क्यों मनाया जाता है। देखो 1998 में 11 मई को 1998 में हमने पोखरण में अपना टेस्ट किया था, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया था। आपने मूवी भी देखी होगी, जॉन इब्राहिम की परमाणु मूवी, इसी पे बनी थी।
हमने वहाँ पे 5 टेस्ट किए थे, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन दोनों टेस्ट किए थे हमने। उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है, आपका एफकेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि ऑपरेशन शक्ति या 1998 में जो पोखरण टेस्ट किया उसका नाम क्या था। और 1974 में जो हमने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है ना। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है वो पहला हमारा न्यूक्लियर टेस्ट था। तो उस दिन क्या कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, ठीक है, तो उसको हम जो कि सक्सेसफुल रहा, तो उसकी हमने एज ए मेमोराइज उसको रखा है। हमारे साइंटिस्ट ने जो बहुत बड़ा काम किया था, इसलिए हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। और 11 मई को हमने एक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू किया था। हमने हंसा 3 इंडिजीनियस जो हंसा 3 एयरक्राफ्ट था उसका भी टेस्ट किया था। और इंडिया ने आल्सो परफॉर्म ए सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ द त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल मिसाइल का भी उस दिन हमने टेस्ट किया, हंसा 3 का भी टेस्ट किया, और हमने उस दिन न्यूक्लियर टेस्ट भी किया पोखरण का। तो इसलिए उस दिन हमने बहुत ही एज ए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमने अपने दिखाई, तो इसलिए ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार का जो थीम है इसका है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, दिस इज द थीम। और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो है जितेंद्र सिंह। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे याद रखना। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1998 में जब पोखरण में ये हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, कोटेलिन नोवाक, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी जिनकी एज है 44 ईयर्स। तो ये ध्यान में रखना, कैटलिन नोवाक जो है शी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। रेजिग्नेशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में तो आप सभी को पता है कि न्यूज़ में काफ़ी है, वहाँ के इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पूरे वर्ल्ड को पता है। तो इसी बीच में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे लोगों का बहुत आक्रोश था, वहाँ पे काफ़ी दंगे वगैरह भी हो गए जिसमें उनके प्रोटेस्टर और जो उनके सपोर्टर हैं उनके बीच में काफ़ी लड़ाई हुई। तो इस बीच में श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर थे महिंदा राजापाक्सा, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इनके जो भाई हैं श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोताबया राजापाक्सा, इन्होंने इनको बोला कि इनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। अब देखो श्रीलंका में अभी क्या हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत है, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और इंपोर्ट मतलब कुछ भी फ्यूल, मेडिसिन, फूड कुछ भी खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। फॉरेन डेब्ट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब वो उनको रिकवर नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी वहाँ पे ख़राब हो गई, अगर एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी वहाँ पे बन चुकी है। सो इकोनॉमी जो है उनकी जनरली जो क्यों हुआ ऐसा मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्या। देखो पहले तो क्या कि उनकी इकोनॉमी वैसे ही डिक्लाइन जा रही थी, उसके बाद कोविड-19 आया। कोविड-19 की वजह से सारे देश थम गए, कोई ट्रांसपोर्टेशन कोई कुछ नहीं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। अब जनरली वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि टी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो टी की एक्सपोर्टेशन भी क्या होगी, ख़त्म होगी। रेमिटेंस मतलब जो दूसरी कंट्री से जो था जो पैसा आना था वो भी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि काम ही नहीं हुआ। और टूरिज्म सेक्टर जो श्रीलंका की इकोनॉमी जिस पर डिपेंड करती थी वो भी कोविड-19 की वजह से काफ़ी सफर की। तो जिसकी वजह से ऊपर से डिसीजन लाइक रिड्यूसिंग कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जो उन्होंने इनकम टैक्स वगैरह कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है उसको भी उन्होंने रिड्यूस किया, जिसकी वजह से वो उल्टा ही इनके ऊपर असर दिखाया। और दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो इन्होंने अपना स्टेप बढ़ाया उसकी वजह से भी। तो एक रीज़न नहीं है, इसके कई रीज़न है जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है क्राइसिस श्रीलंका में आया। तो अभी जो रिसेंटली यहाँ के बने रानिल विक्रमसिंघे जो है वो फिर से इसके श्रीलंका के क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी जो न्यू बने वो कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। बीवी जोशी विनर ऑफ रॉयल गोल्ड मेडल। तो रॉयल गोल्ड मेडल जो है बालकृष्ण विट्ठल दास जोशी को ये मिला है, और ये आर्किटेक्चर की फील्ड में जो मिलता है ये सबसे हाईएस्ट ऑनर है आर्किटेक्चर फील्ड का। तो दिस अवार्ड इज प्रेजेंट टू रिकॉग्नाइज द लाइफ टाइम वर्क ऑन ए इंडिविजुअल दैट हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एडवांसिंग ऑफ फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। और क्वीन एलिजाबेथ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम पर्सनली अप्रूव दिस प्रेस्टिजियस मेडल। सो इन द 2018 बीवी जोशी को पहले इंडियन बने थे जिनको प्रिट्जकर प्राइज जो है वो आर्किटेक्चर प्राइज जो है वो मिला था, और प्रिट्जकर प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना कि रॉयल गोल्ड मेडल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया इलेक्टेड ए न्यू चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। तो एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ में इंडिया जो है वो चेयर करेगा, इसको इसमें चेयरमैन बनाया इंडिया इसका। तो ये आपने ध्यान में रखना। और ये जो मीटिंग जो हुई थी कहाँ हुई थी, मनीला में हुई थी। नेक्स्ट, रेटेल इंट्रोड्यूस। देखो रेटेल जो है वो एक माइक्रो रत्ना PSU है जिसने अभी PM वानी क्या है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एस एक नेटवर्क इंटरफेस, जो कि फ्री वाईफाई देगा इन द 100 स्टेशन ऑफ द 22 स्टेट्स। तो इसको पब्लिकली कौन कर रहा है, रेलटेल जो है इसको लॉन्च कर रहा है। ये किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंडर आता है, जिसमें क्या है कि जो वाईफाई नेटवर्क है वो या ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो आपके जनरल पब्लिक एरियाज जो होते हैं वहाँ पे दिया जाएगा। तो अभी 100 ट्रेन स्टेशन जो हैं वो हैं आपके 22 स्टेट्स के इसमें ऐड किए गए हैं। तो अब जनरली एक चीज़ का ध्यान में रखना है आपने कि जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है ना तो आपने ध्यान रखना है कि उनकी फुल फॉर्म क्या है। जैसे PM वानी आपसे पूछने की PM वानी क्या है, अब इसको पढ़ के नहीं पता लग रहा है कि ये क्या है।
है ना, पढ़ के नहीं पता लग रहा ना, तो जो भी स्कीम पढ़ के ना पता लगती हो ना कि हाँ भाई ये स्कीम किस चीज़ के लिए होगी, खासकर उस पर तो क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा, तो उसकी फुल फॉर्म पे या फिर उसके कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है इस पे क्वेश्चन बनता है। इंटरनेशनल नर्सिस डे, सो इंटरनेशनल नर्सिस डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 मई को अक्रॉस द वर्ल्ड टू ऑनर द सर्विस ऑफ नर्सिस, और ये बर्थ एनिवर्सरी भी होती है 22 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको हम लेडी विद द लैम्प भी बोलते हैं, जो कि मॉडर्न नर्सिंग के लिए जिनको फाउंडर माना जाता है। तो इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इन नर्सिस अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर द ग्लोबल हेल्थ, जो है वो इसकी थीम है। और मैनी हॉस्पिटल्स अक्रॉस द वर्ल्ड ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल नर्सिस वीक आल्सो फ्रॉम मई 6 to 12। तो ये आपने ध्यान में रखना है, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व्ड इन ऑन 12 मई, तो 12 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ भी जो है ऑब्जर्व किया जाता है टू ग्लोबल अवेयरनेस ऑन हाउ प्रोटेक्टिंग प्लांट हेल्थ कैन हेल्प हंगर, रिड्यूस पॉवर्टी, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, जो भी प्लांट्स के जो हमारे यूजेस होते हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो यूनाइटेड नेशन ने 2020 में डिक्लेयर किया था, मतलब 2020 को डिक्लेयर किया था एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशन ने कौन से ईयर को क्या डिक्लेयर किया, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 5000 साल पुरानी, देखो हिस्ट्री एक बारी पलट के फिर आई है, 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री जो है वो निकली है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो है वो हरियाणा में जो है, दैट इज राखी घड़ी जो जगह है, साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नई एक 5000 साल पुरानी ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री को क्या किया है, एक्सकवेट किया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने की कहाँ पे हुआ है और ये कौन सी साइट कहाँ पे। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जितनी भी हड़प्पा की सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स इंडिया में है उनकी लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, जितनी भी साइट्स इंडिया में है उनकी लिस्ट बना लीजिए। एक तो आपको यहाँ पे पता लग गया, एक आपको पता है एक हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी है, दैट इज़ धौलावीरा। धौलावीरा इज़ इन गुजरात। ठीक है, लोथल आपको पता है, लोथल जो है जो आपका एक ट्रेडिंग के लिए पोर्ट था आपका गुजरात में। तो इसी तरीके के आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स जो है वो इंडिया में, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में है। ठीक है ना, तो आर्कियोलॉजिकल और मुझे कमेंट सेक्शन में, चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया कौन था। हिमाचल एनटी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आया था 2016 में, ये क्वेश्चन आया था 2018 या 16 में, ये क्वेश्चन आया था कि दैट फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया जो है वो कौन था हमारा। तो ये आंसर आप मुझे देंगे। नेक्स्ट है केरला टोमेटो फ्लू। तो देखो नए नए प्रकार के टोमेटो वगैरह ये फ्लूज जो हैं ये काफ़ी आ रहे हैं। ठीक है, तो सो टोमेटो फ्लू जो है ये आपका कहाँ पे हुआ है अभी, केरला में। तो केरला हैज़ बीन स्टक बाय अनदर वायरल डिजीज दैट इज नोन एज द टोमेटो फ्लू। जैसे अभी आपने सुना होगा एक मंकी वायरस भी आपका शुरू हुआ था, कहाँ पे, अभी यूके में जो है मंकी वायरस जो आया था, जिससे कई लोगों को वहाँ पे हुआ है। सो उसी तरीके से टोमेटो फ्लू भी है, इट इज़ ए रियल वायरल डिजीज़ है जिसमें टोमेटोज लाइक शेप्स जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं आपके हाथों में। तो ये 11 मई को 80 चिल्ड्रन जो हैं स्टेट के जो अंडर द एज ऑफ 5 जिनको ऑलरेडी ये इफेक्टेड हो चुके हैं। तो दिस इज द फ्लू दैट कॉज रेड ब्लिस्टर्स एंड रैशेस ऑन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड चाइल्ड एंड दे आर मोस्टली जनरली रेड इन कलर एंड हेंस इट इज नोन एज द टोमेटो फीवर एंड टोमेटो फ्लू। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ UNSCCD, सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसिटिफिकेशन, ये आपका 1994 में अडॉप्ट किया गया था हमने। तो इसकी मीटिंग जो है वो अभी अबिजान ए सिटी इन कोते इद इवोरे, आपकी एक कंट्री है इन द वेस्ट अफ्रीका, इट इज़ ए कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। आप वर्ल्ड मैप में इस पर जरूर देखेंगे। ठीक है, तो इसका थीम है लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्केर्सिटी टू प्रोस्पेरिटी। तो डेसिटिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस की थी। इट इज़ रेक्टिफाइड बाय द यूरोपियन यूनियन 196 कंट्रीज़ एंड आपने ये सबसे मेन चीज़ है कि इसकी मीटिंग कहाँ हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसकी थीम लैंड लाइफ लेगेसी इज़ द थीम। नेक्स्ट मार्कोस जूनियर विंस। देखो एक डिक्टेटर थे मार्कोस फिलीपींस के, उन्हीं का जो बेटा है आगे प्रेसिडेंट इलेक्शन जीते हैं। इसका नाम है फ्रेडिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर, जो कि सन है लेट फिलिपिन डिक्टेटर फ्रेडिनेंड मार्कोस के। सो ये 2022 की प्रेसिडेंट इलेक्शन जीते इन्होंने, और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है लेनी रोबर्टो। तो आपने ध्यान में रखना है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, दैट इज़ मनीला। ठीक है, सो यहीं पे आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं। राजीव कुमार इज़ द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसी के अंडर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो पहले ये इलेक्शन कमिश्नर थे, इससे पहले आपके जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुशील चंद्र थे। तो सुशील चंद्र
सुशील चंद्र की जगह पे अब जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे पहले राजीव कुमार, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। और इलेक्शन कमीशन जो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, दैट इज़ आर्टिकल 324 के अंडर आता है। तो ध्यान में रखना हमारे न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार। सऊदी अरामको, तो सऊदी अरामको ओवरटुक एप्पल एज द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो सऊदी अरब एक ऑयल जायंट है, अब इसने डीथ्रोन किया एप्पल को टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। हुआ क्या है, क्योंकि ये ऑयल प्राइसेस जो कि सर्ज है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स जो हैं, जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2.43 ट्रिलियन इसकी जो है वैल्यू बढ़ गई है, जो कि आईफोन की जो है या फिर आईफोन मेकर्स जो हैं एप्पल, उनकी है 2.37 ट्रिलियन। ये ऊपर नीचे चलता रहता है, बट एक बहुत बड़ा कि एप्पल काफ़ी देर से एक वैल्यूएबल कंपनी चल रही थी, उसको टेक ओवर किया किसी कंपनी ने, तो वो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। टेम्पलेटन प्राइस, देखिए टेम्पलेटन प्राइस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2022 का टेम्पलेटन प्राइस किसको मिला है, फ्रैंक विल्जेक को मिला है, अ थ्योरेटिकल फिजिस्ट हु हैड वॉन द नोबेल प्राइज। तो इनको नोबेल प्राइज भी 2004 में इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, विद द एस डेविड पॉलिजर एंड डेविड ग्रॉस के साथ इनको मिला है। तो एंड ही इज़ द प्रोफेसर एट एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। His works on nature fundamental laws have transformed the understanding of the forces that govern the universe. तो he is the 6th Nobel laureate जिसको टेम्पलेटन प्राइज मिला है। सो टेम्पलेटन प्राइज इज अवार्ड गिवन एनुअली टू ए पर्सन हु इज लिविंग whose meritorious achievements advance the philanthropic vision of the Sir John Templeton, which is a to harness the power of science is to aim understanding the deepest question regarding the universe and humankind. So universe और humankind से related जो questions और जो नई डिस्कवरीज हैं, उनको जो लोग करते हैं, उनको ये टेम्पलेटन प्राइज जो है वो दिया जाता है। तो ध्यान में रखना, फ्रैंक विल्जेक। लियोन मेसी टॉप द फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स। तो ध्यान में रखना है कि मेसी जो हैं, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, ठीक है, ये आपके जो दूसरे प्लेयर हैं ये लेब्रॉन जेम्स हैं, जो कि बास्केटबॉल NBA खेलते हैं, और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनको सभी जानते हैं, ये अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खेलते हैं, पुर्तगाल के। तो सबसे हाईएस्ट पेड जो है वो मेसी जो है, ये सबसे हाईएस्ट पेड फॉर्ब की लिस्ट में है। सेकंड नंबर पे लेब्रॉन जेम्स एंड थर्ड पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, सो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है वो 40 मई को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। सो इज मार्क ट्वाइस ए ईयर सिंस इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन 2006। इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड इन 14 मई एंड 8 अक्टूबर। तो दो बार ये एक तरीके से क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ये ध्यान में रखना, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तो 14 मई को, दूसरा 8 अक्टूबर को। तो इसमें क्या है कि जो इंटरनेशनल बर्ड्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो लाइटनिंग की वजह से वो तो स्टार्स को देख के और नॉर्मल नेचुरल ही जो उनको पता लगता है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे, उसको फॉलो करते हैं, बट लाइटनिंग की वजह से उनके जो डायरेक्शन है वो फेल हो जाती है और वो कहीं ना कहीं वो मर जाते हैं या फिर वो डायरेक्शनहीन हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए किया है। तो द डे सेलिब्रेट विद एम टू सेफगार्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, ब्रीडिंग, नॉन ब्रीडिंग एज वेल एज टॉप ओवर हैबिटेट्स, वेल प्रिजर्विंग हेल्दी बर्ड पॉपुलेशन। एंड दिस इज बर्ड बिकॉज द बर्ड्स हैव द इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द एनवायरमेंट। तो इस बार का जो थीम है, तो देखो ये थीम भी इसी से रिलेटेड है, दैट इज लाइट पोल्यूशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपने कि लाइट पोल्यूशन इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई होप आपको काफ़ी चीज़ें इसमें जान मिली होंगी, मतलब आपको नॉलेजेबल लगी होंगी। और इसी तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। जितनी भी अप्रैल की अगर आपने वीडियोस देखनी है तो प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएंगी। कोई भी बच्चा अगर NT और HPS की तैयारी करता है तो उनको प्रीवियस ईयर पेपर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, CDS का अभी जैसे नोटिफिकेशन आया है, CDS को और NDA के कोचिंग लेना चाहते हैं, HPS की कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।